प्रिय छात्रों, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास, LVS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं कक्षा BA पार्ट 3 के पेपर 2 जो आधुनिक विश्व का इतिहास है उसके एक विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। यह टॉपिक या व्याख्यान कुओमिंतांग से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको विगत व्याख्यान में बताया था कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति सन यात सेन के नेतृत्व में संपन्न हुई थी। सन यात सेन के द्वारा ही कुओमिंतांग का संगठन हुआ था। कुओमिंतांग 3 शब्दों से मिलकर बना है। चीनी भाषा में कुओ का अर्थ देश, मिन का अर्थ जनता तथा तांग का अर्थ दल है। इस प्रकार कुओमिंतांग का शाब्दिक अर्थ हुआ देश की जनता का दल। गैथोर्न हार्डी ने कुओमिंतांग का बोरोडिन के मार्गदर्शन में सोवियत संघ के पैटर्न पर पुनर्गठन की चर्चा करते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि सच तो यह है कि इस स्थिति में पहली बार कुओमिंतांग शब्द देखने वाला व्यक्ति यह आसानी से समझता कि यह कोमिंटर्न का चीनी लिपि में रूपांतर मात्र है। व्यक्ति चाहे कुछ भी समझता रहा हो, परंतु अगस्त 1912 ईस्वी में स्थापित कुओमिंतांग को उच्चारण साम्य के आधार पर कोमिंटर्न समझना अज्ञानता ही हो सकती थी। युआन ने चीन के विधान के निर्माण में भी हस्तक्षेप किया। उसके द्वारा अनुमोदित विधान के अनुसार 1913 ईस्वी में सीनेट और प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ। 1913 ईस्वी के चुनाव में कुओमिंतांग दल को भारी सफलता मिली। युआन ने 10 अक्टूबर को स्थायी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। संसद में कुओमिंतांग सदस्यों ने युआन और उसकी नीतियों का लगातार विरोध किया। लैंगसम के अनुसार युआन को हटाने का भी प्रयत्न किया गया। वह इस दल का विरोधी बन बैठा। यह दल उसके मार्ग का कांटा था। उसने नवंबर 1913 ईस्वी में कुओमिंतांग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दल के अनेक सदस्य बंदी बना लिए गए, कुछ विदेश पलायन कर गए। इस प्रकार कुछ समय के लिए इसकी गतिविधियां ठप सी हो गई। कुओमिंतांग पर प्रतिबंध लगा देने से संसद में सदस्यों की संख्या गणपूर्ति योग्य भी नहीं रही। 1914 ईस्वी के नए विधान द्वारा संपूर्ण सत्ता राष्ट्रपति ने अपने हाथों में केंद्रित कर ली। युआन शिकाई स्वयं को सम्राट बनाने को आतुर था। राज्याभिषेक की तैयारी भी कर ली गई, परंतु दक्षिण पश्चिम में विद्रोह हो जाने पर उसे सम्राट बनने का विचार त्यागना पड़ा। किंतु युआन की निरंकुश सत्ता अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। 6 जून 1916 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई, जिसके साथ ही उसकी निरंकुशता तो समाप्त हो ही गई। उसकी निरंकुशता से तो मुक्ति मिल ही गई, परंतु अराजकता का एक लंबा दौर प्रारंभ हो गया। चीन में युआन की स्थिति सुदृढ़ थी, परंतु वैदेशिक मामलों में उसकी स्थिति कमजोर थी। लैंगसम के अनुसार 1915 ईस्वी में ही जापान ने राष्ट्रपति युआन के सामने अपनी कुख्यात 21 मांगें रखी। अमेरिका एवं अन्य शक्तियों के विरोध के कारण जापान को कुछ पीछे हटना पड़ा। मई 1915 ईस्वी में जापान द्वारा धमकी देने पर चीन ने कुछ संशोधित रूप में 2 संधियां हस्ताक्षरित की।
यद्यपि इनकी चीनी संसद ने कभी पुष्टि नहीं की और कुओमिंतांग ने तो इसे सदैव अवैधानिक ही माना। इसी अवधि में प्रथम विश्व युद्ध का विस्फोट हुआ। पीकिंग सरकार ने 3 बार मित्र राज्यों के साथ जुड़ने का प्रयत्न किया, जिसे जापान ने असफल कर दिया। अंततः 1917 ईस्वी में गुप्त संधि द्वारा चीन में जर्मन उपनिवेश शांतुंग आदि प्राप्त करने का ब्रिटेन से आश्वासन प्राप्त करने के बाद जापान ने अपनी नीति बदलते हुए पीकिंग सरकार को न चाहते हुए भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए बाध्य किया और पीकिंग सरकार ने अगस्त 1917 ईस्वी में युद्ध घोषित कर दिया। लैंगसम के अनुसार बाद में कैंटन सरकार ने भी युद्ध घोषित कर दिया, जबकि राज्यों के अनुसार सन्याद सेन ने युद्ध घोषणा का विरोध किया था। जबकि अन्यों के अनुसार सन्याद सेन ने युद्ध घोषणा का विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए पेरिस शांति सम्मेलन में चीन को भी आमंत्रित किया गया। ये कुछ वर्ष बहुत समस्या प्रधान थे। विदेशों के लिए संकट था कि वे किसे चीन का प्रतिनिधि माने। फिर भी पीकिंग को ही चीन का प्रतिनिधित्व मिला। उत्तरी सैनिक नेताओं द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति हसू सिह चांग ने उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों से मिलाकर एक योग्य प्रतिनिधि मंडल गठित किया, जो पेरिस गया। जापान द्वारा शांतुंग में पूर्व जर्मन अधिकारों का स्वयं को उत्तराधिकारी बताए जाने पर चीन जापान संबंधों में तनाव पैदा हुआ। अंततः ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से जापान को शांतुंग प्राप्त हो गया। चीन ने विरोध जताते हुए वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन ने सेंट जर्मेन की संधि पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रसंघ की सदस्यता अर्जित की। शांतुंग प्रकरण से चीन में व्यापक असंतोष फैला। 1921-22 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति हार्डिंग के आह्वान पर वाशिंगटन में नौ सैनिक शक्तियों का सम्मेलन हुआ। इसमें 9 शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि द्वारा चीन की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता की प्रत्याभूति दी गई और मुक्त द्वार की नीति की पुष्टि की गई। 9 सैनिक शक्तियों की दूसरी संधि द्वारा चीन को अपनी सीमा शुल्क दरों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण दिया गया। यही चीन और जापान के बीच शांतुंग प्रायद्वीप चीन को देने का समझौता हुआ, जिसे 1923 ईस्वी में क्रियान्वित कर दिया गया। जहाँ तक कुओमिंतांग का संबंध है, युआन की मृत्यु से चीन में पुनः अराजकता फैल गई थी, जैसा मैंने आपको बताया। 1917 ईस्वी के आखिर में कुओमिंतांग ने कैंटन में दक्षिणी सरकार की स्थापना की, जो पीकिंग की उत्तरी सरकार के विरोध में थी। दर्जन भर चीनी सैनिक गवर्नरों, जिन्हें तुचन्स कहा जाता था, की गतिविधियों ने स्थिति को और भ्रामक बना दिया। वे अधिकांश कर वसूल करते थे एवं अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सेना का प्रयोग करते थे। कैंटन सरकार ने जनता की वैधानिक प्रतिनिधि होने का दावा किया, परंतु पीकिंग सरकार को विदेशी शक्तियों से धन और मान्यता दोनों मिलते रहे। युआन की मृत्यु से 1922-23 तक चीन में बहुत उथल पुथल रही। 1922 ईस्वी में उत्तरी चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। विभिन्न सैनिक गवर्नरों के गठबंधन होते रहे। वे पीकिंग में अपनी इच्छानुसार राष्ट्रपतियों को बैठाते उठाते रहे। हार्डी के अनुसार सन्यात सेन ने इस गृह युद्ध से लाभ उठाने का प्रयत्न किया,
परंतु उसे कैंटन से भी हाथ धोना पड़ा। वहाँ उसका पिछला समर्थक चेन चिऊ गमिंग काबिज हो गया। चेन को अस्थायी रूप से संघाई लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हार्डी के अनुसार वह 1923 ईस्वी के वसंत में कैंटन लौटने में सफल हो गया। उसके साथ सोवियत संघ का सलाहकार माइकेल बोरोडिन था। ईएचकार ने जो पुस्तक लिखी है, दो विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनके अनुसार सनयात सेन 1923 ईस्वी में कैंटन सरकार का प्रधान बना और उसने बोरोडिन नामक एक रूसी को अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जिसने सोवियत अंतर्राष्ट्रीयवाद और चीनी राष्ट्रवाद में शीघ्र ही एक काम चलाऊ मेल स्थापित कर लिया। सनयात सेन ने पहले अपने दल का गठन जापान के आदर्शों पर करना चाहा, परंतु 1917 ईस्वी की रूस की बोल्शेविक क्रांति ने उसे बहुत प्रभावित किया। पश्चिमी शक्तियों द्वारा उपेक्षा करना और सोवियत संघ की नई सरकार द्वारा चीन में अपने विशेषाधिकारों का परित्याग करने की घोषणा से सेन सोवियत संघ की ओर झुकता चला गया। डॉक्टर सेन ने सत्ता में आते ही कुओमिंतांग दल को राष्ट्रीय दल के रूप में परिणित करने का प्रयत्न किया। कुछ चीनियों ने बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर 1919 ईस्वी में एक साम्यवादी पार्टी जिसका नाम कुंगचानतांग की स्थापना की। अर्थात पार्टी का नाम कुंगचानतांग था। इस साम्यवादी पार्टी को सोवियत संघ से सहयोग मिला। सोवियत प्रतिनिधियों ने डॉक्टर सेन से लगातार संवाद रखा। सनयात सेन का धीरे धीरे सोवियत संघ की ओर झुकाव होने लगा। सोवियत संघ ने चीन के साम्यवादियों को कुओमिंतांग से सहयोग की रणनीति समझाई। सोवियत संघ डॉक्टर सेन और उसके दल की लोकप्रियता का भरपूर लाभ उठाना चाहता था। इसके माध्यम से चीनी साम्राज्यवादी ताकतों का अंत और चीन को एकीकृत किया जा सकता था। अतः वह बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के लिए कुओमिंतांग दल को मोहरा बनाना चाहता था। उसके दबाव के कारण ही चीन की नवोदित शक्तियों ने प्रारंभ में इस दल को पूर्ण समर्थन दिया और धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाया। सोवियत संघ के प्रभाव के कारण कुओमिंतांग और चीन की साम्यवादी पार्टी के बीच अच्छे संबंध रहे। साम्यवादियों को कुओमिंतांग की सदस्यता प्रदान की गई। उन्होंने इससे अपने प्रभाव विस्तार में लाभ उठाया। डॉक्टर सेन की मृत्यु के बाद ये संबंध निरंतर कटु होते गए और गृह युद्ध का कारण बने। कोमिंटर्न प्रतिनिधि मेरिंग 1921 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी के अधिवेशन में आया तो उसने डॉक्टर सेन से भेंट की। जनवरी 1923 ईस्वी में सोवियत संघ के प्रतिनिधि जोफे ने उससे भेंट की और कुओमिंतांग को सशक्त राजनीतिक दल के रूप में संगठित करने पर बल दिया। डॉक्टर सेन द्वारा कैंटन में 1923 ईस्वी में अपनी सरकार पुनः स्थापित कर लेने के बाद सोवियत संघ ने उसकी सहायतार्थ अनेक विशेषज्ञ चीन भेजे। इनमें माइकेल बोरोडिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वह सितंबर 1923 ईस्वी में कैंटन पहुंचा और आते ही उसने कुओमिंतांग को नए सिरे से संगठित करना प्रारंभ कर दिया। अब तक यह दल डॉक्टर सेन के व्यक्तित्व पर अधिक आधारित था और उसके प्रशंसकों का क्लब था। बोरोडिन ने दल के कार्यक्रम, अनुशासन और निचले स्तर तक विस्तार पर बल दिया। उसने सोवियत साम्यवादी ढांचे के आधार पर इसका संगठन खड़ा किया। स्थानीय समितियों के गठन से लेकर अखिल चीन कुओमिंतांग का गठन किया गया। अखिल चीन कुओमिंतांग की सहायतार्थ केंद्र में एक केंद्रीय कार्यकारिणी समिति
और एक निरीक्षण समिति गठित की गई। दल के विधान का निर्माण किया गया। डॉक्टर सेन को दल का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष को काफ़ी शक्तियां दी गई। दल के अनेक पुराने समर्थकों को सदस्यता से वंचित कर दिया गया, जबकि साम्यवादियों को इसका सदस्य बना दिया गया। दल और सरकार एकाकार हो गए। जनवरी 1924 ईस्वी में दल का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कैंटन में हुआ, जिसमें दल की उपर्युक्त व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया गया। बोरोडिन ने सेना के पुनर्गठन पर भी ध्यान दिया। कैंटन के निकट वहमपुआ में एक सैनिक अकादमी बोरोडिन की रूपरेखा के अनुसार सोवियत विशेषज्ञों की देखरेख में 1924 ईस्वी में स्थापित की गई। राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए सोवियत सैन्य अधिकारी आमंत्रित किए गए। उनमें जनरल वसिली ब्यूचर जैसे योग्यतम अधिकारी भी थे। डॉक्टर सेन के पुराने सहयोगी च्यांग काई शेक को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया। यहाँ से प्रतिवर्ष सुयोग्य सैनिक अफसर निकलने लगे और कुओमिंतांग सेना सुसंगठित होती रही। अन्य प्रांतीय सेनाओं के साथ मिलते जाने से कुओमिंतांग सेना 1925 ईस्वी तक लाखों की संख्या तक पहुंच गई। डॉक्टर सेन के नेतृत्व में कुओमिंतांग दल काफ़ी समय से उत्तर को अपने प्रभाव में लाकर राष्ट्र के एकीकरण का कार्य पूरा करना चाह रहा था। इसके लिए उसने शक्ति, प्रचार और बातचीत का सहारा लिया। सोवियत संघ ने उसे पूरा सहयोग दिया, परंतु चीन का एकीकरण डॉक्टर सेन स्वयं पूरा नहीं कर सका। उसके उत्तराधिकारियों को एक रूपरेखा तैयार मिली। उन्होंने शीघ्र ही लगभग संपूर्ण चीन पर कुओमिंतांग का प्रभुत्व कायम करने में सफलता प्राप्त की। चीन के एकीकरण के लिए सन यात सेन इतना प्रतिबद्ध था कि वह अपनी सत्ता और परिस्थिति को परित्यक्त करने के लिए 1912 ईस्वी में तैयार हो गया था। परिस्थिति नहीं, परिस्थिति। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। चीन के एकीकरण के लिए सन यात सेन इतना प्रतिबद्ध था कि वह अपनी सत्ता और प्रथम स्थिति को परित्यक्त करने के लिए 1912 ईस्वी में तैयार हो गया। 1924-25 ईस्वी में भी वह उत्तरी चीन के साथ समझौता करने हेतु लालायित था। 1924 ईस्वी के उत्तरार्ध में पीकिंग में सैन्य पदाधिकारी को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर तुआन ची जुई अस्थायी रूप से कार्य करने लगा। उसने सेन को बातचीत के लिए पीकिंग बुलाया ताकि चीन के एकीकरण की चर्चा हो सके। अपने दल के अनेक सदस्यों के विरोध तथा कैंटन में स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी उसने पीकिंग जाने में अपनी शान के विरुद्ध नहीं समझा। वह पीकिंग पहुंचा और वहां की सरकार से बातचीत भी हुई, परंतु इसी दौरान वह बीमार हो गया और 12 मार्च 1925 ईस्वी को वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हेबर्ट क्लाइड पाल, जिसने सुदूर पूर्व का इतिहास लिखा है, उसके अनुसार सन यात सेन के निधन के पश्चात डॉक्टर सेन राष्ट्रवादी आंदोलन के संपूर्ण आदर्शवाद का प्रतीक बन गया। पुनर्गठित कुओमिंतांग का सारा क्रांतिकारी उत्साह उसमें मूर्तिमान हो उठा। दो बातें यहाँ संकेत करने योग्य हैं। एक तो डॉक्टर सन यात सेन के पूरे जीवन क्रम में पीकिंग का कोई स्थान नहीं है।
वह न उसकी जन्मस्थली था, न शिक्षा स्थली या कार्यस्थली। राजनीतिक दांवपेच भी कैंटन, संघाई या नानकिंग में चले, परंतु उन्होंने प्राण अपने राष्ट्र की परंपरागत राजधानी में त्यागे, अर्थात पीकिंग में। यह एक आकस्मिक घटना ही थी। दूसरे, चीन के इतिहास में इतने से अध्ययन क्रम में 12वीं तिथि पर अनेक बार कलम रुकी है। 12 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हांगकांग में प्रथम काम चलाऊ सरकार की स्थापना। 12 फरवरी 1912 ईस्वी को मंचू राजवंश की विदाई और 12 मार्च 1925 ईस्वी को सेन का महाप्रयाण। इन तिथियों में एक गणितीय अभिन्यास संयोगवश बन गया है। धन्यवाद।